शुरू करिए। लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, नया टॉपिक का नाम लिखिए पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जब मैं काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रहा था, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था, बट यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन यूज करूँगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल, खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एक जो टर्म है उसको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसको डिनोट करते हैं जनरली यू से, किससे? यू से। तो लिखिए टॉपिक डालिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है समझिए। पोटेंशियल एनर्जी ना किसी भी बॉडी का एक क्या है, एनर्जी है किसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किसकी वजह से? इसके पोजीशन की वजह से, ठीक है। और कहां पे? एक मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कैसा? कहां पे? कंजर्वेटिव फोर्स। इसको इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन ये क्या कह सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्या कह सकते हो? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो लिखिए डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। पहले डेफिनेशन लिखिए फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड potential energy of an object is defined as the energy of the object by virtue of its position, हाँ, by virtue of its खूबी, by virtue of its position in a conservative force field, in a conservative force field, field F-I-E-L, field in a conservative force field। देखो ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं इससे लिटरली इसका क्या मीनिंग है समझो। मैं क्या लिखा कि ये एनर्जी है किसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन की वजह से, उसका जो स्टेट है उसकी वजह से। अब क्या बोले फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या बोले कि ये किसी कहां पे हो, ये किसी कंजर्वेटिव फोर्स पे। इसका क्या मतलब समझ में आया कि अगर फोर्स क्या हो, कंजर्वेटिव हो, तभी ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म आएगा वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही वैलिड है और ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही आता है। क्लियर है? इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा। स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव था, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स आएगी वहां पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। ये बात क्लियर है? गॉट इट? तो आज लास्ट क्लास में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। क्या है? रिलेटिव। क्यों रिलेटिव टर्म था? क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड कर रहा था। मैं बताया था ना कि हमेशा ना इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालते, रेफरेंस के बेसिस पे हम बताते हैं। तो हम हमेशा रेफरेंस को क्या मान लेते हैं, जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं। मतलब जैसे ग्राउंड को हम क्या मान लेते हैं, अक्सर जीरो पोटेंशियल, या फिर कोई जरूरी नहीं है ग्राउंड को जीरो पोटेंशियल मानो, बॉडी का इनिशियल पोजीशन को जीरो पोटेंशियल में मान लेंगे। इन्हीं मान लो यहाँ पे बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। अब बॉडी को यहाँ से यहाँ तो मूव कराए, मतलब उठाए, रेज कराए, तो इस लेवल को हम क्या मान लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इसका
0। अब इसका यहां से यहां तक कुछ हाइट अटेंड किया तो ये जो अब पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका, तो कुछ ना mgh लेते थे, याद आ रहा? तो mgh, ये क्यों mgh ले, क्योंकि ये h हाइट गेन करने के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया mgh, बिकॉज यहां का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसीलिए यहां का एब्सोल्यूट लिख पा रहे हैं। अदरवाइज हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लोगे -0 तो वही रहेगा, तो इसीलिए इसको क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाते हैं, बट इसका एब्सोल्यूट टर्म नहीं, क्योंकि रेफरेंस 0 माने तब हो पाएगा ये। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, रेफरेंस है, रेफरेंस के साथ लेते हैं, मतलब रिलेटिव। तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज अ potential energy is a relative term, therefore उसी में कंटिन्यू लिखो, therefore we calculate change in potential energy, we calculate, therefore we हम लोग, therefore we calculate, therefore we calculate change in potential energy delta u, ठीक है? हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। तो हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और अक्सर जनरली हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं, 0। तो फॉर रेफरेंस पॉइंट, इसी में आप फुल स्टॉप के बाद लिख दो, फॉर रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं हम लोग, 0 ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं जनरली, रेफरेंस जो भी रेफरेंस पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, उसको क्या ले लेते हैं, 0 लेते हैं जनरली, ठीक है, ये ध्यान रहे। और दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, लिखो ये पॉइंट लिख लो, एनर्जी इज वैलिड ओनली फॉर valid VALID, valid, potential energy is valid only for conservative force, बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का है क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का है क्या चीज, वो समझिए, मतलब ये तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा। मान लो कोई पेन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पेन है, ठीक है, इस पेन को यहाँ से उठाने में, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से उसको कुछ हाइट रेज करने में जितना वर्क डन किए, वो वही ना जाके कन्वर्ट हुआ इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट to raise from the reference point to the present position, मतलब reference point to the present point। तो क्या लिख सकते हैं, लिखो potential energy of an object is equal to the work done is equal to the work done by the conservative force on that object to raise it या फिर टू टेक इट रेज मत लिखो, टू टेक इट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द प्रेजेंट पॉइंट।
फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द प्रेजेंट पॉइंट। क्या समझे? फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द प्रेजेंट पॉइंट क्या मतलब समझे कि अगर किसी भी बॉडी को किसी रेफरेंस पॉइंट से एक यहाँ इस बॉडी का यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? तो इसको यहाँ से ले जाने में जो वर्क डन किए, तुम किए नहीं, तुम तो किए ही, लेकिन ये फोर्स की वजह से भी वर्क डन हुआ ना। तो जो तुम किए और जो फोर्स की वजह से उसमें डिफरेंस क्या था? सिर्फ माइनस साइन था। तो जो तुम किए उसका माइनस लगा दोगे तो वो क्या फोर्स के द्वारा की गई वर्क डन होगी ना। समझ में आ रहा है? क्यों? बिकॉज तुम जो किए, तुम हाइट ऊपर लेके जा रहे थे, फोर्स भी ऊपर लगा, तो तुम्हारा तो पॉजिटिव था। लेकिन अब ग्रेविटेशनल का क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, लेकिन ले जा किधर रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव, बट तुम्हारे द्वारा क्या हो गया? पॉजिटिव। तो अब इसमें जो वर्क डन है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज किया जाए तो वो उसका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर? मतलब समझ में आ रही बात? तो समझिए, ये क्लियर हो गया ना, यहाँ इतना बात क्लियर है। अब हम लोग एक चीज, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल रिलेशन है फोर्स के साथ, क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो देखो, देखो देखिए इधर ध्यान दीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ना इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो ये ऐसा भी कह सकते हैं द फोर्स, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, चलो फोर्स के टाइम द रिलेशनशिप। एक चीज हमको इससे पहले मैं एक चीज तुम लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। एक टर्म लिखो यहाँ, ग्रेडियंट। क्या? ग्रेडियंट ये क्या है? इसको मैं समझा रहा हूं। इसको डेल्टा ऐसे लिखते हैं, दिस इज ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? देखो, ये जो ग्रेडियंट का मतलब हुआ, इसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड। ये जो होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? ग्रेडियंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? हाँ, ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिए, क्यों? क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप आ गया। क्लियर है? अब किसी भी स्केलर क्वांटिटी से ये मिलके क्या बना देगा उसको? अरे यार, स्केलर मतलब किसी स्केलर के साथ वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? वेक्टर नहीं पढ़े थे? किसी पढ़ाए थे ना? फिर बेकार है, मेरा पूरा पानी में चला गया ना इतना मेहनत के बावजूद। अरे बताया नहीं था कि किसी भी वेक्टर को, अगर वेक्टर ए है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये स्केलर बन जाएगा? हाँ, तो किसी भी अगर 2 है, इसके साथ वेक्टर ए मल्टीप्लाई कर दिए तो वेक्टर नहीं बन जाएगा। मतलब किसी स्केलर से अगर किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर बन जाएगा। तो किसी भी स्केलर को हाँ, ये ग्रेडियंट वेक्टर बना देता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है? और ये जनरली ना, अभी मैं समझा रहा हूँ, ये क्लियर हो गया? ग्रेडियंट क्लियर है? मिटा दूं इसको? ये लिखिए ना। अरे यार लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो इसको जल्दी। ग्रेडियंट फंक्शन भी लिख सकते हो। क्या? फंक्शन।
फंक्शन भी लिख सकते हो, ऐसे भी ग्रेडियंट भी चलेगा। इसको जो है ना जनरली हम लोग क्या कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे इस चीज को GRAD ग्रेड ऑफ समथिंग, जिसका भी लिखना है, मान लो ग्रेड ऑफ F लिख रहे हैं तो ये ग्रेड ऑफ फोर्स लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फोर्स। इसी चीज को ऐसे भी, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेडियंट ऑफ F लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, क्या ग्रेडियंट ऑफ F, मान लो F तो फोर्स है, मान लो पोटेंशियल है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। ये हमेशा ये जो टर्म है ना, ये अगर ग्रेडियंट यूज कर रहे हो, अगर ये स्केलर के साथ है तो ग्रेडियंट लिखा है, अगर ये वेक्टर के साथ है तब उसको अलग नाम देंगे जिसका नाम है डाइवर्जेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तब डाइवर्जेंस, ठीक है, वेक्टर के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट है तो कर्व बोलेंगे, कर्व। बट ये आप लोगों के लेवल पे नहीं है, ये ऊपर की चीज है, बट ये ग्रेडियंट आप लोगों को यूज करना है। क्लास 12 तक ग्रेडियंट टर्म यूज होता है, और ये ग्रेडियंट अभी मैं इसका यूज करूंगा, इसलिए अभी समझा दिया। ये टर्म बहुत हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका बहुत रैपिडली यूज होता है, ठीक है। चलो हो गया क्लियर यहाँ तक इसको। ये ग्रेडियंट डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप। अरे ये डिफरेंशिएशन का ही मतलब, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, क्या है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब फंक्शन ना 3-4 कोऑर्डिनेट से वैरी करता हो, एक्स वाई जेड, एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी कर रहा है, और जेड पे भी कर रहा है, तो वेरिएबल यहाँ बढ़ गया, तो बढ़ गया वेरिएबल। तो अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड। तो इसमें किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसमें किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, जेड के। तो अलग अलग हो गया ना अब कोई फंक्शन ना 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो तीनों वेरिएबल पे अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको पार्शियल कहेंगे। पार्शियल मतलब आधा, समझ में आ रही, पार्शियल का मतलब समझ हो, थोड़ा थोड़ा, तो दैट इज पार्शियल। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल डेरिवेटिव। क्लियर है, चलो इसको मिटा दें। अब लिखिए अगला पॉइंट, मतलब टॉपिक डालिए इसमें लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड F and potential gradient। आ गया टर्म ग्रेडियंट, समझ, अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। पोटेंशियल एनर्जी था ना, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, समझ। ये क्या है, ये रिलेशन क्या है वो समझ। सबसे पहले हम फोर्स फील्ड की बात किए तो वेक्टर F की बात कर रहे हैं ना, तो वेक्टर F इक्वल टू क्या होता है, डाइवर्जेंस बताओ, ग्रेडियंट, वेक्टर नहीं यूज कर रहा हूं, ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट ऑफ माइनस के साथ लगेगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के बराबर। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्यों पोटेंशियल एनर्जी है, डेल्टा अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, क्या है, इसको ग्रेड कहते हैं, ग्रेड। शॉर्ट में ग्रेडियंट को GRAD कहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ GRAD ऑफ क्या था ना, U मतलब पोटेंशियल, हाँ माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं समझा। हमेशा जो होता है ना पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है उसका नेगेटिव के साथ आता है, क्या होता है, माइनस के साथ। जो हम अभी बताया ना, अभी जो पोटेंशियल एनर्जी जो रेज किए थे कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, जो वर्क डन था उसके नेगेटिव में आ रहा था, वो हमेशा क्या होगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा उसके माइनस साइन के साथ आता है, ठीक है। इसीलिए जो ये क्या बोलता है फोर्स होता है वो हमेशा नेगेटिव ऑफ ग्रेड ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, नेगेटिव ऑफ, बिकॉज ये हमेशा वर्क डन के
उल्टे डायरेक्शन में होता है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स इधर है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही इंक्रीज करेगा। अगर नीचे ले जाएंगे फोर्स की तरफ लेके जाएंगे तो हमेशा डिक्रीज कर जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव साइन तो लगेगा ना। पोटेंशियल एनर्जी देखो याद रखना, हमेशा फोर्स की तरफ अगर वर्क डन करा रहे हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन, मतलब नेगेटिव वर्क डन नहीं, मतलब पॉजिटिव वर्क डन होगा। बट पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। जैसे मान के चलो इसको ये यहाँ पे है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, थोड़ा ज्यादा है, नीचे ले जा रहा है, घट रहा है ना, लेकिन वर्क डन क्या हो रहा है इसमें, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स की तरफ ही ले जा रहा है। तो वर्क डन तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है, तो घट जाते हुए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस साइन तो देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए माइनस साइन के साथ आता है। क्लियर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता टुवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस फोर्स की वजह से, और फोर्स कौन सा रहा है यहाँ, कंजर्वेटिव फोर्स ना। व्हाट इज दिस, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होता है ना ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ही डिफाइंड है। क्लियर हो गया ये सारी चीज। अब इसको ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी मैंने बताया था सिंस क्या है ये जो ग्रेड है वो उसको कैसे लिखोगे, तो ग्रेड इज नथिंग डेल बाय डेल एक्स आई कैप डेल बाय डेल वाई जे कैप डेल बाय डेल जेड बाय के कैप, ये है। अब इसको अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स आई कैप u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे सब में u हो जाएगा ना, ये u सब में घुस जाएगा, इससे भी इसमें भी इससे भी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो डेल u बाय डेल x आई कैप प्लस माइनस बाहर रहने दो, प्लस डेल u बाय डेल y j कैप प्लस डेल u अपन डेल z k कैप। आ रही बात समझ में, हाँ। तो इसको ऐसे भी लिखेंगे तो ध्यान में रहे। अब ये तो 3 डायमेंशन है, किसके लिए, और 3D किसके लिए, 3 डायमेंशन। बट अगर एक डायमेंशन की बात, सिंगल डायमेंशन की बात की जाए, समझ आ रही, ये 3 डायमेंशन के लिए था, बट 3 डायमेंशन में 3 डायरेक्शन पे x y एंड z। बट अगर हम 1 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं मोशन का, तो 1 डायमेंशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसको मिटा दें ऊपर वाला, उतार दिए, नहीं उतार दिए, उसके बाद 1 डायमेंशन जल्दी करें। इस चीज को ना डायरेक्ट यहां पर भी लिख सकते हैं जी, तीनों एक ही साथ लिख लीजिएगा तो और बेटर होगा, नहीं तो इसी भी ठीक है। जल्दी उतारिए। हो गया, चलिए इधर देखो। देखिए 2 डायमेंशन में तो मुझे समझ में आ रही है ये है। अब 1 डायमेंशन में क्या करेंगे, सारे 2 कोऑर्डिनेट्स को हटा देंगे, है कि नहीं, j एंड k को हटा देंगे। x डायरेक्शन पे अगर 1D, तो 1D के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स फील्ड इक्वल टू वेक्टर f इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, यहां अब एक डायमेंशन है तो वेरिएबल कितना
एक तो क्या पार्शियल डेरिवेटिव लेना एप्रोप्रिएट होगा? नहीं। पार्शियल क्यों लेते हैं? फिर फुल डेरिवेटिव लेंगे। अब फुल डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन कहते थे, तो क्या लिखेंगे? माइनस डी बाई डी यू बाई डी एक्स लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे y और z पे वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ एक x पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया? अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? dx को मल्टीप्लाई करते जाना, तो u del u इक्वल टू du इक्वल टू वेक्टर f डॉट, इसको क्या वर्ड बोलिए, एक i कैप लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है? i कैप। तो ये क्योंकि अगर फोर्स को क्या लोगे? वेक्टर मानोगे, बेटा फोर्स को वेक्टर मानोगे तो क्या i कैप लेना पड़ेगा? तो i कैप रहने दो, अभी i कैप रहने देते हैं, तो f dx i कैप, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई कर देगा, और ये i कैप रहने दो, तो i कैप रहने दो, तो क्या हो जाएगा? f से मल्टीप्लाई होगा। तो एक काम करो, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, डायरेक्ट मॉड ले लेते, मॉड ले ले, कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक? तो मैग्नीट्यूड लोगे तो ये माइनस की साइन अब नहीं आएगा बाहर, या फिर बात करो अगर माइनस साइन ले भी रहे हो, देखो माइनस साइन ले भी रहे हो, चलो ठीक, इधर ध्यान दो। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को हटा देना, क्योंकि डायरेक्शन तो फोर्स की डायरेक्शन की है, डायरेक्शन को हटा देना, तो माइनस साइन रहने दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? f dx, और f dx मैग्नीट्यूड कर लेते हैं, f dx कितना हो जाएगा? f dx। अब f dx को क्या करोगे? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है? जीरो से यहाँ डेल्टा यू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या करेंगे? x1 से x2 ले लेंगे, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? डेल्टा यू इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कितना होगा? u होगा, u को जीरो से डेल्टा यू आएगा, डेल्टा यू f, ये पूरा टर्म को मैं समझाया था, क्या था ये? वर्क डन था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या वर्क डन होता है, और लिमिट बैठा दी हूं x1 से x2, क्योंकि x से वैरी कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय व्हाट? ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स फिर अब माइनस साइन के साथ रहेगा, हमेशा याद रखना। क्यों मैं यहाँ पे मॉड के साथ माइनस साइन नहीं हटाया? यहाँ जो माइनस साइन था उसको क्यों ना हटाया? क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन हमेशा इसके क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा, ये इसके नेचर को दिखा रहा है कि ये कैसा है। वर्क डन जो हमेशा होता है ना पोटेंशियल एनर्जी के, अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है, तो नेगेटिव साइन के साथ दिखाना है आपको, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन तो दिखाना पड़ेगा ना, हाँ, इसीलिए। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई। तो इससे क्या समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क डन का कैसा रिलेशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का कैसा रिलेशन है, वो नेगेटिव साइन के से रिलेशन और इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। क्लियर हो गया? चलो देखो, अब वो क्या रिलेशन आया तो देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा याद रखना, अगर क्या है अट्रैक्टिव है फोर्स कैसा है अट्रैक्टिव है, तो वर्क डन क्या होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा? तो लिखो, तो पहले इसको समझ जाओ। एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अभी तो पढ़ाया नहीं हूं, मैं समझा रहा हूं मैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर पढ़ा रहा हूं तो किसी एक पोटेंशियल एनर्जी को उठा के मैं उसको समझा देता हूं। तो मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, ये U इक्वल टू माइनस
जी m1 m2 बाई r, क्या होता है r स्क्वायर में, ठीक है। क्या होगा, ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब एक चीज बताओ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ माइनस से वारी कर, मैं बताया अभी ना कि माइनस साइन के साथ वारी करता है। ये अगर क्यों यहाँ माइनस साइन है, क्योंकि ये कैसा है, अट्रैक्टिव, इसमें नेचर कैसा है इसका, अट्रैक्टिव है। दो मास के बीच में फोर्स कैसा लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखो यहाँ अगर ये अट्रैक्टिव है, समझो, ये अगर इसको बढ़ाए, r को, डिस्टेंस को बढ़ाए, तो u का वैल्यू क्या होगा, ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, घट हो गया। अब ये घटा तो ये ओवरऑल कितना होगा, माइनस साइन के साथ बढ़ जाएगा ना, मतलब माइनस के तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब माइनस, मतलब ये माइनस वाला क्वांटिटी जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो मैग्नीट्यूड घटने से माइनस में क्या होता है, बढ़ती है क्वांटिटी, क्या हो जाती है, बढ़। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया ना। आर बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। इस केस में तो समझ रहे हो, आर बढ़ा लो तो ये टर्म क्या हो रहा है, घट रहा, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ा। तब इसके लिए ये जब अट्रैक्टिव होगा, फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। अगर फोर्स रिपल्सिव है, क्या हो जाएगा, अगर फोर्स रिपल्सिव है तो क्या हो जाएगा, रिलेशन पलट जाएगा ना। देखो फोर्स अगर, ये तो अट्रैक्टिव था, रिपल्सिव के केस में कुछ अलग होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहता है। क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, हाँ पॉजिटिव होता है। रिपल्सिव के केस में पॉजिटिव होता है। और उसके केस में क्या हो जाएगा, जैसे अब मान लीजिए चलो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का की Q1 Q2 बाई R, ठीक है। क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई, ये जो है ना, ये क्या होता है, जनरली हम इसको रिपल्सिव मान के चलते हैं। अब साइन देने के बाद पता चलेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, जनरली ये रिपल्सिव मान के चलते हैं, ठीक है। क्यों रिपल्सिव मान के चलते हैं, क्योंकि देखो अब साइन दे देंगे नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ रिपल्सिव लेके मान चलते हैं, रिपल्सिव ले तो पॉजिटिव दिख रहा है। अब यहाँ पे R का वैल्यू को तुम बढ़ाओ तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटा के नहीं, तो R बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ का क्या हो रहा है, घट रहा है। इस केस में जब माइनस नहीं लगेगा, रिपल्सिव नहीं, अब निकालेंगे हम लोग, क्लास में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 बाई R होता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल में क्या होता है, माइनस G M1 M2 बाई R। क्यों, क्योंकि दिस इज अट्रैक्टिव और दिस इज रिपल्सिव। यहाँ जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन के रिपल्सन, और दो मास के बीच में क्या होता है, और दो नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अरे रिपल्सन नहीं होगा, सेम पोलैरिटी रिपेल करता है, ठीक है। दो नॉर्थ पोल के बीच में क्या होगा, मैग्नेट, नॉर्थ के बीच में क्या होगा, रिपेल होगा। मैग्नेट को तोड़ करके जोड़ने की कोशिश की हो कभी, हाँ, तो क्या जुड़ता है, नहीं जुड़ता, बिकॉज ऑफ सेम पोलैरिटी। तो सेम पोलैरिटी में क्या होता है, रिपल्सन। तो यहाँ पे ना हम मान के चलते हैं कि दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। बिकॉज हम अगर नेगेटिव होगा तो हम डाल देंगे, और तो ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वहाँ अट्रैक्टिव हो जाए। बट हम जनरली इसको पॉजिटिव मान के चल रहे थे, मैं ये रिलेशन बताया आपको कि रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव होगा। तो देखो यहाँ रिलेशन कैसा बना तुम्हारे पास, R बढ़ाने से U क्या हो रहा, बढ़ रहा, यहाँ R बढ़ाने से U घट रहा, क्लियर है कि नहीं। ये एज इट इज डायग्राम तुम लोग बनाओ। यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज छिपी हुई, मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा के समझा दिया इसे, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा याद रहेगा, तो डिलीट कर पाओगे। चलिए आगे आगे लिखिए।
अब इसमें लिखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, मतलब हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। देखिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी का और पोजीशन का एक रिलेशन चाहिए, कैसा रिलेशन बनता वो। दूसरी बात, कब कब ये इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम का कौन कौन केस हो सकता है। स्टैटिक मतलब एक तरह से क्या कह सकते हो, स्टैटिक नहीं कहो उसको, ये कहो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब मैं समझा देता हूँ, पहले ग्राफ बना लेता हूँ, उसको कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इधर एक साइड क्या ले लेते हैं हम लोग, एक साइड क्या ले लेते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे साइड क्या ले लेते हैं, पोजीशन, मतलब आर का वैल्यू, क्या आर का वैल्यू, मतलब ये क्या है, पोजीशन, क्या है पोजीशन, और इधर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या है पोटेंशियल, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात। ठीक, अब समझिए। अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला मान लो, ठीक समझ। अब अलग अलग पोजीशन में एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, दूसरा एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। इसको A कह रहे हैं, इसको B, इसको C, इसको D, ये E, F नहीं कहेंगे क्योंकि फोर्स लेंगे यहाँ पे, F, G, और ये H, ठीक। अब ये कर्व है, मान लो ऐसा ग्राफ मिला था, ठीक समझो। अब पॉइंट A पे बात करते हैं, समझो बात। पॉइंट A पे स्लोप बताओ, एक चीज बताओ कि फोर्स इक्वल टू कितना था, F इक्वल टू क्या था, du by dx था। u और x के बीच का रिलेशन है ना, u और x, इसको डेल्टा u ना लेकर के अगर u ले लेते हो, u और x के बीच, इसको r ना लेकर के x ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो गुना नहीं, पोजीशन है ना, ठीक। अब देखो u और x का अगर रिलेशन है तो ये क्या स्लोप है, अब माइनस साइन था अपना, फोर्स क्या होगा, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ व्हाट, दिस कर्व, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का कर्व है ना। तो स्लोप के बराबर नेगेटिव ऑफ स्लोप होना चाहिए, तो इसका स्लोप कितना है वो देख लेते हैं। अब बताओ इसका यहाँ पे स्लोप कैसा है, इधर है ना, स्लोप का मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका क्या देगा, डायरेक्शन देगा, उसी वही तो स्लोप होगा ना। तो यहाँ देखो ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप बताओ। देखो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप सिखाया था ना, ये ऐसा रहेगा तो पॉजिटिव, देखो थीटा क्या है पॉजिटिव, या tan थीटा क्या होगा, कितना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये tan थीटा क्या देगा, यहाँ देखो 90 से बड़ा है कि नहीं, 90 प्लस कुछ है समथिंग, तो 90 प्लस समथिंग, 10 90 प्लस समथिंग जो भी है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। क्लियर है, इतनी बातें तो समझ में आती होगी, ठीक। तो हमेशा क्या दे देगा स्लोप, इस केस में स्लोप क्या दे देगा, माइनस है, और इस केस में प्लस है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो यहाँ तो ये स्लोप कैसा मिलने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव। अब नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स क्या मिलेगा यहाँ पे, पॉजिटिव फोर्स। तो फोर्स क्या मिलेगा इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे क्या मिलेगा फोर्स, फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिधर है उधर ही फोर्स भी लगेगा, तभी तो पॉजिटिव हुआ। अभी आधा घंटा देखो सुनो, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट की तरफ ही फोर्स होगा, तभी तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव इधर जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिधर है उधर ही उसका फोर्स लग रहा है। अब कुछ ठीक है, इसको समझो पहले, ये पॉजिटिव हो गया। अब बी पे आओ, बी पे स्लोप क्या है, जीरो है, स्लोप जीरो, तो इसका तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो।
इतनी बातें समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे फोर्स देखते हैं, स्लोप पहले देखते हैं। फोर्स एकदम आपका कैसे आया पहले वाला? यहाँ माइनस ये क्या है, ये पूरा टर्म स्लोप है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। हाँ, तो फोर्स क्या पॉजिटिव देगा कि नहीं, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स भी है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पे फोर्स जीरो है, क्यों? क्योंकि स्लोप जीरो तो फोर्स का वैल्यू जीरो। क्लियर? अब यहाँ देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव, इसका मतलब फोर्स इधर की तरफ रहेगी। अब यहाँ देखो डी पॉइंट पे देखो पॉजिटिव स्लोप, हाँ स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स किधर, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव उधर है तो फोर्स नेगेटिव इधर होगा ना। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, नेगेटिव फोर्स। अरे डिस्प्लेसमेंट इधर ले रहे हो, पॉजिटिव बात बोल, डिस्प्लेसमेंट को इधर पॉजिटिव लियो ना, तो फोर्स को उल्टा उसका उल्टा डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे पढ़ा तो दिए, अगर एक को पॉजिटिव बोले तो दूसरे को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। अगर उसको बोल रहे हो फोर्स नेगेटिव है तो उसके उल्टा डायरेक्शन में दिखाओगे ना। क्लियर है कि नहीं? हाँ, ये बात समझ में आई। अब यहाँ से डी पॉइंट में क्या नेगेटिव हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो, जीरो होगा कि नहीं? स्लोप क्या है यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे फोर्स क्या है, स्लोप क्या है, जीरो, फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, स्लोप क्या है, जीरो, तो फोर्स भी जीरो। समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो समझो, बॉल मान के चलो कोई बॉल है, इस बॉल को यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ो, यहाँ इस जगह से इधर ले जाओ तो भी फोर्स इसको क्या करेगा, खींच के वही लाएगा। इस बॉल को, एक बॉल को इधर थोड़ा सा उठा दो, इससे थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो फोर्स क्या है, उसको इधर की खींच रहा है। इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैसा, ये इक्विलिब्रियम जहां फोर्स जीरो होता है, वहां कैसा, जो फोर्स जीरो को क्या बोले हैं, जहां फोर्स नेट फोर्स जीरो होता है वहां उस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो फोर्स तो यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, बट बी और सी ई में क्या डिफरेंस है। बी के केस में क्या होता है कि उससे आगे पीछे अगर डिस्प्लेस कर रहे थोड़ा तो फिर दोबारा वो वहीं पे आ जाना, दो फोर्स दोनों को खींच के वहीं ले जाना। लेकिन ई में क्या सिनेरियो है कि इससे थोड़ा सा आगे पीछे अगर कर रहे हैं तो जैसे आगे ले जा रहे हैं तो फोर्स उसको और धक्का देके आगे लेके चल रहा है, इससे जैसे पीछे कर रहे हैं तो फोर्स और धक्का देके पीछे लेके जा रहा है। इसका मतलब ये तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। जैसे मान के चलो कोई ऐसे कर्व है, या इसके ऊपर कोई बॉल रख दो, बॉल को थोड़ा सा इधर करोगे नीचे, इधर करोगे नीचे, लेकिन ऐसा कोई कर्व है तो बॉल को इधर उधर जितना कर लो फिर बॉल वहीं आ जाके रुकेगा। समझ में आ रही है? मतलब ऐसा कर्व अगर है तो बॉल को कहीं पे भी डिस्प्लेस करो फिर वो इक्विलिब्रियम पे आके बैठ जाएगा। तो सेम सिनेरियो है यहाँ पे उसके उल्टा सिनेरियो, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? The point B is the point of stable equilibrium and point E is the point of unstable equilibrium. Clear है? अब न्यूट्रल पोजीशन कहाँ पे, तो जहाँ पे डिस्प्लेस आगे करो पीछे करो हमेशा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे यहाँ ये इसको बॉल को थोड़ा सा लुढ़का दो तो फिर वहीं पे रहेगा, मतलब कोई मान लीजिए यहाँ रखे कोई फर्क नहीं, इधर रखे कोई फर्क नहीं, वो हमेशा से फोर्स इसमें क्या है, जीरो है। इसका मतलब उसके आगे और पीछे फोर्स लग ही नहीं रहा, मतलब फोर्स हमेशा जीरो है। तो ये कैसा ऐसा नहीं दिख रहा है, इससे थोड़ा पीछे लेके जाओगे तो भी क्या होगा, फोर्स जीरो, इसके आगे ले जाओ तो भी फोर्स जीरो। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, मतलब इक्विलिब्रियम तो नहीं है, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ये कौन सा केस है, न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, ये भी इक्विलिब्रियम ही, फोर्स जीरो है इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये कर्व बनाओ, उसके बाद पॉइंट्स लिखना। देखो ये पॉइंट ए को ना, पॉइंट बी को क्या कह दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको क्या बोलेंगे,
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे पॉइंट ए को क्या बी को क्या बना देना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको क्या बना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि अलग से पॉइंट लिखोगे तो फालतू का लैंग्वेज बढ़ेगा। यहाँ समझा दिए, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए लिखिए इसको। तो देखो अब ये क्लियर है, क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ एक चीज और समझो, डबल डिफरेंशिएशन को पढ़ा था ना, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। और डबल डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ किए थे, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाए थे, जब मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे थे, मैक्सिमा मिनिमा, है ना। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या किए थे, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ा था, है ना। मैक्सिमा या मिनिमा का केस चेक करने के लिए मैक्सिमा कब होता था, जब डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आ जा रहा था, नेगेटिव लेस देन 0 आ जा रहा था, है ना, मैक्सिमा आ रहा था। तो देखो मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये कौन सा केस है, मिनिमा। तो मिनिमा में के केस में क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0, भूल गए था। अरे मिनिमा के केस के लिए ग्रेटर देन 0 होता था, पॉजिटिव वैल्यू आता था। कंडीशन लगाना सिखाए थे ना कि मिनिमा कब आएगा, उल्टा चल रहा था ना। मिनिमा के केस में क्या आ रहा था, पॉजिटिव वैल्यू आ। तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर डी, यहाँ पे अगर देखना चाहे तो d/2u अपन dx² को क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/2u अपन dx² का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0, मैक्सिमम है ना। तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये कंडीशन भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि मैं मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था ना, उस वक्त तो यूज किया था, उस वक्त जेडाई के भी मैं बताया था क्यों मैक्सिमम। और दूसरी बात यह क्यों यहाँ पॉजिटिव क्यों है, ये समझो पहले। देखो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप का रेट। इसको क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है, स्लोप, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन स्लोप का रेट, तो स्लोप का रेट है मतलब स्लोप कितना तेजी से बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है। स्लोप नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, क्या होगा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा स्लोप, रेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, इसीलिए रेट क्या होगा इसका, पॉजिटिव। 0 से नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, तो बढ़ रहा है ना, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मतलब स्लोप का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है ना, इसीलिए पॉजिटिव। क्लियर है। अब यहाँ देखो स्लोप क्या, पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस है। समझ में आ रही, सबका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। क्लियर हो गया, ऑलरेडी मैं समझाया था, फिर दोबारा रिकॉल करा दिया। क्लियर, क्लियर है। चलिए उतर जाइए, हो चुका। ये भी लिख लीजिएगा, पहले यहाँ लिख लीजिएगा, फॉर स्टेबल लिख लीजिए, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, at point B, for stable equilibrium at point B, d/2u upon dx square, d/2u upon dx square is greater than 0। ठीक है, फिर नीचे लिख लो for unstable equilibrium, आगे बात सोचते हैं। क्लियर है। बस कहीं पे लिख लीजिए। देखिए रिकॉल, क्लासरूम को ना रिकॉल करते वक्त कुछ चीजें मिस करोगे तो वो बस कॉपी में होना चाहिए, बाकी चीजें तो याद रहती है। ठीक है, चलो इसको बिठाए। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गया आज। अब समझो पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है, तो आगे थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, क्या डिफाइन कैसे करें। हाँ
क्या होगा, कैसे डिफाइन करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ दिस, कंजर्वेशन ऑफ दैट, चलता रहता है। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है क्या होता है, ना डिस्ट्रॉय ना। हाँ, तो कैसे डिफाइन करोगे? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही लिखोगे ना, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? कंजर्वेशन, हाँ लिखो लिखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो कंजर्व ही रहता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो वो हमेशा कंजर्व ही रहता है। समझो, तो देखो डेफिनेशन लिखो, एनर्जी है ना, सिंपली वेस्ट नहीं हो जाता, वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे मेरा, हम खा पी करके जो आए थे, तो जो मेरे न्यूट्रिशन से मिला हमको एनर्जी, वो कहीं ना कहीं मस्कुलर एनर्जी में आया, साउंड एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट करा है मेरे पास। अब ये एनर्जी किस पे यूज कर रहे हैं, अभी साउंड एनर्जी में यूज कर रहे हैं ना, बोलने में यूज हो रहा है मेरा, तो किसी ना किसी एनर्जी के फॉर्म से ही ये निकल रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा। वेस्ट इन द सेंस वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं है एनर्जी खत्म ही होगा, यूनिवर्स में ही है किसी ना किसी अदर फॉर्म में। क्लियर हो गया? हाँ, तो लिखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, लिखो लिख लो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन, लिख लो कहीं लिख लो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, it can only be converted, energy can neither be created nor be nor destroyed, it can only be converted from one form to another form, from one form to another form, one form to another भी लिख के छोड़ सकते। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, यही था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लिखो, नेक्स्ट लिखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हो गया? मैकेनिकल एनर्जी लिख लो थोड़ा, इसमें भी डेफिनेशन सी है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, डेरिवेशन नहीं करना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में करेंगे डेरिवेशन, फिलहाल इस पे नहीं करना है, तो लिखो। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन किया था ना मैंने लास्ट क्लास। हाँ, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? तो अरे लास्ट क्लास थोड़ा सा पूछ लिया, पढ़ लिया कर, तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर पे जाके ना, नहीं पढ़ा होता तो मैकेनिकल एनर्जी नहीं पता था। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या था, लिखाया था मैंने लास्ट क्लास, क्या लिखाया था? मोशन के साथ मतलब ये हो गया। अरे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या था? मैकेनिकल एनर्जी ही ना बता। यस दोनों मतलब दोनों बताया था ना लास्ट क्लास कि मैकेनिकल एनर्जी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, वो क्या क्या है? काइनेटिक और हाँ पोटेंशियल। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब मूवमेंट ओरिएंटेड, बॉडी का मूवमेंट से रिलेटेड जो मेजर फोर्सेस है, मैक्रोस्कोपिक फोर्स, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, फोर्स तो नहीं कहो, तो ये क्या हो जाएगा? एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया? अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं तो सोचा था ये पूरा टॉपिक खत्म करके फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, बीच में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देना ना। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होगा? देखो यहाँ से सिंपल, मैं ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। मैकेनिकल एनर्जी है क्या? व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? अगर m का है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं हम? u लिखते हैं, तो u लिख देते हैं,
तो m इक्वल टू क्या u प्लस के, अगर शॉर्ट में लिखे m इज नथिंग मैकेनिकल एनर्जी, m लिख देते ताकि इधर मैं लिख सकता हूँ। इसको क्या बोलना है मैकेनिकल एनर्जी, इसको क्या पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत? अब समझो ये तो मैकेनिकल एनर्जी, ये कब कंजर्व होगा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, किसी भी बॉडी में अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी ही नहीं पूरी सिस्टम की बात करो, किसी भी सिस्टम में अगर नेट फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स की बात करो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर इंटरनल फोर्स लग भी रहा तो क्या लगना चाहिए वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स, क्या कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो जीरो होना चाहिए, क्लियर? अगर या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, नेट एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नेट एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो है सिस्टम में तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी उस सिस्टम का हमेशा क्या होगा कंजर्व होगी। तो क्या लिख सकते हो, इसको डिफाइन कर दो, व्हेन नेट एक्सटर्नल conservative non-conservative force, when net external non-conservative force acting on a system is zero, then the total mechanical energy of the system remains conserved। समझे? क्या समझे? कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, सिंपल ये रखना है कि कहीं पे फोर्स लग गया गलती से, एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन फोर्स लग गया तो वो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब कंजर्व नहीं रहता। बट अगर कंजर्वेटिव फोर्स है कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो ये मेरा, अच्छा ठीक है समझा देता हूं, लिख लिया वो ना, उसका सिंपल एग्जांपल समझो, ये बॉल यहाँ पे है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे रखा हुआ है, इस बॉल को यहाँ उठा करके रखें, ठीक, यहाँ रखें, तो इस बॉल पे ना, चलो ठीक है, ये तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जितना यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इस बॉल का उतना, मान लो यहाँ से यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ रखा हुआ, इस पे तो वॉन्डर किए तब गया ना वहाँ, तो फोर्स तो लगेगा एक्सटर्नल, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ है मान लो, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना अभी, हाँ ना, यहाँ से कितना हाइट में है, h हाइट में, और ये इसको मान लो x हाइट में, ठीक, कितना हाइट, ये यहाँ से x है, यहाँ से यहाँ तक ये h, तो ये कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, u लिखे इसको, इसको k लिख देते हैं, यहाँ पे u कितना होगा जी पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा, h माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो mg h माइनस एक्स है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पता चल जाएगा तो हम निकाल लोगे ना, कितना वेलोसिटी, या h हाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, h माइनस एक्स, क्या पता है तो वेलोसिटी यहाँ पे v का वैल्यू क्या था, v को 2g था, 2g h माइनस एक्स, इसका स्क्वायर चाहिए ना, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2g h माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, 2 खत्म, कितना हो गया फाइनली, एम जी h माइनस एक्स, ठीक, अरे यहाँ कुछ कितना होगा जी, ये कितना हाइट आया जी, नहीं यहाँ से सॉरी
वो स्क्वायर कितने का है? mgx होगा ये। हाँ तो स्क्वायर। यहाँ कितना पोटेंशियल एनर्जी है mgx, इतना ही ऐड करना, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाए हाफ mv स्क्वायर, रूट था ना जी तो स्क्वायर हट गया, ठीक। तो ठीक है mg h माइनस x दोनों का सम करो तो क्या आ जाएगा, mgh क्या हो जाएगा, ये mgh हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, mgh ही है, यहाँ पे भी कितना है mgh ही है। और यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ जीरो, काइनेटिक एनर्जी mg हाफ mv स्क्वायर होता है, v स्क्वायर का जगह पे क्या हो जाएगा 2g h हो जाएगा रूट अंडर 2gh है ना, वेलोसिटी कितना रूट अंडर 2gh, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 डिजाइन में सॉल्व नहीं आता है ना, कल इसको समझाएंगे ठीक। आज ज़्यादा हो गया ना ओवरडोज, ठीक रहने दें यहीं पे, चलो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।